हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ल्ड सिनेमा के बारे में। तो बहुत सारे रिसेंटली लोगों ने मुझसे बात करी और किसी से मैं बात कर रहा था एक्चुअली फ़ोन पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ही इज़ वेरी मच इंट्रीग्ड बाय द वर्ल्ड सिनेमा। उन्होंने दुनिया भर का वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ है। एंड वो एक पर्टिकुलर स्टेट से हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टेट में काम करते हैं और वो एक फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, पर जब वो एक्चुअल शूट पे गए तो वहाँ वैसा कुछ भी नहीं दिखा। एंड ही गॉट डिसअपॉइंटेड एंड ही लेफ्ट द शूट। एंड शूट पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। उस तरह की लाइटिंग नहीं हो रही थी, बहुत ही एमेचरिश लाइटिंग थी, एमेचरिश कैमरा हो रहा था, एमेचरिश तरीके से शूटिंग हो रही थी। जो सीखा था फिल्म इंस्टीट्यूट में और जो देखा है मतलब वर्ल्ड सिनेमा में, वो कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था। सो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बार बार बोलना चाहूँगा, मतलब कि ये मैंने पहले नहीं बोला है और मैं खुद मोटिवेट करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, बाकी लोगों को जो फिल्म लाइन बनाना चाहते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा देखो, वर्ल्ड सिनेमा देखो। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड सिनेमा मैं जब बोलता था देखने के लिए तो वो इसलिए बोलता था ताकि आपको सिनेमा समझ में आए, आपको फिल्म मेकिंग समझ में आए। पर प्रॉब्लम एक और भी निकल के आती है इसमें से, जो मैंने पहले नहीं देखी थी। हालांकि मैंने फेस की है वो, पर मैंने पहले देखी नहीं थी वो। जो मुझे लगता है कि शायद गलत एडवाइस है कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ वर्ल्ड सिनेमा देखने के लिए, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। मतलब कि अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो तो आपको इंडियन कंटेंट ही देखना पड़ेगा ना। आप बाहर का कंटेंट देख के कैसे एक इंडियन फिल्म मेकर बन सकते हो? बाहर के सिनेमा में गाने होते ही नहीं है, इंडियन सिनेमा में गाने होते हैं। तो आप गाना बनाना कभी सीख ही नहीं सकते अगर आप वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हो। सो स्टॉप वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा एंड स्टार्ट वॉचिंग इंडियन सिनेमा। ऑन पीपल एक्चुअली फील वेरी प्राउड कि वो वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, दुनिया भर का सिनेमा देख रहे हैं, उस पर मतलब रिसर्च कर रहे हैं उस पर। मैं भी ऐसा ही था, मतलब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दे डोंट हैव एनी गॉड फादर, नो वन टू टेल देम। देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन लर्निंग अबाउट फिल्म्स। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वही एक चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर फिलॉसफी एंड थिंकिंग दैट वेयर यू शुड गेट द इन्फॉर्मेशन। आप जो सिनेमा देखते हो आप उसे लाइक करने लगते हो, फिर आप उस सिनेमा के और चीज़ें देखने लगते हो। तो हमने जब वर्ल्ड सिनेमा देखा था तो हमें वो अच्छा लगा, हमने और देखना शुरू किया। वर्ल्ड सिनेमा मोस्टली यूएस सिनेमा ही होता है, उसको हम लोग देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, जो कि उसका लेवल बाकी सिनेमा से काफ़ी हाई है। बट अगेन एक और चीज़ है कि आप यूएस में जाके तो सिनेमा नहीं बनाने वाले हो ना, आप बनाने वाले तो इंडिया में ही हो। तो आपको इंडियन सिनेमा समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने, अगर आप किसी बीटेक किया आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको एलएनटी में जॉब लगेगी, जाहिर सी बात है। आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आपको टीसीएस इन्फोसिस में जॉब लगेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से करो और फिर आप एलएनटी की तैयारी करो, या फिर बीटेक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करो और आप इन्फोसिस और टीसीएस की तैयारी करो। हालांकि टीसीएस इन्फोसिस में बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर ही बैठे हैं, क्योंकि सब लोग को आईटी सेक्टर में जॉब मिलती है, आपने कहीं से भी इंजीनियरिंग करी हो, खैर वो सेपरेट मुद्दा है। बट आपने मैकेनिकल की पढ़ाई करी तो आपको मैकेनिकल में काम मिलेगी ना। आप माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की स्टडी करके आप गूगल में जॉब लेने जाओगे तो आपको तो ना मिलेगी। तो मुद्दा यही है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, बाकी एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। मतलब अगर आप वर्ल्ड सिनेमा देखना चाहते हो, फैसिनेटेड हो उससे और आपको एंजॉय करते हो उस चीज़ को, तो आप देखो। पर अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंडियन सिनेमा देखना ज़रूरी है। अगर आप टीवी बिजनेस में जाना चाहते हो तो आप टीवी के बारे में देखो। अगर आप मूवीज़ में जाना चाहते हो तो आप इंडियन मूवीज़ देखो। अगर आप एड फिल्म में जाना चाहते हो तो इंडियन एड फिल्म्स देखो। बाहर के एड फिल्म देख के क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बाहर की टारगेट ऑडियंस ही अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। और ये सारे फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब आप फिल्म बनाते हो। आर्ट अपने आप में किसी भी चीज़ से इंडिपेंडेंट नहीं होती है। लोग कहते हैं कि आर्ट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, बट ऐसा नहीं है। आर्ट इज़ कनेक्टेड विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू एंड यू शो दैट। आप जो आसपास देखते हो उसी को लेके फिल्म बनाते हो ना। आसपास जो लोग पसंद कर रहे हैं जिस चीज़ को, उसी कंटेंट को डेवलप करते हो ना। अगर आसपास उस चीज़ को लोग पसंद ही नहीं करेंगे तो आप कंटेंट बना के क्या फ़ायदा होगा? आप ईरानी फिल्म जो कि स्लो होती हैं उसको आप इंडिया में लॉन्च करोगे तो शायद नहीं चलेंगी, पर वही ईरानियन फिल्म शायद वहाँ ईरान में बहुत ज़्यादा चलती होगी, वहाँ पे लोगों को पसंद आती होगी, क्योंकि वो उस कल्चर से जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारी ईरानियन फिल्में हैं जो पैलेस्तीन इसराइल झगड़े को दिखाती हैं, बहुत सारे ज्यूइश झगड़े को दिखाती हैं। तो वो उनका कल्चर है, वहाँ पे वो सब प्रॉब्लम चल रही हैं। साउथ कोरिया की बहुत सारी फिल्में हैं जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो ट्रबल है उसके ऊपर है। वैसे ही इंडिया की बहुत सारी फिल्में जो इंडियन पाकिस्तान क्लैशेस के ऊपर हैं, जो बाहर के लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह क्लैशेस होते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ही रीजनल भी होता है हमारा सिनेमा की जो इंडियन फिल्म है वो इंडियन ऑडियंस के लिए ही बनाई जाती हैं। हमको गाने देखना पसंद है, वी एंजॉय सॉन्ग्स इन द फिल्म। बाहर के लोग भी गाने सुनते हैं पर वो इन द फिल्म नहीं सुनते हैं, मतलब वो बाहर से जब लोग अपनी एल्बम रिलीज करते हैं उसको सुनते हैं, पर हमें फिल्मों में गाने चाहिए होते हैं, हमें अच्छा लगता है उसको देखना।
तो हमारा थिंकिंग वैसे डेवलप है। और एक टाइम था जब मैं अपनी फिल्में बना रहा था तो मैं भी वही वर्ल्ड सिनेमा वाला सोच लेके पिक्चर बना रहा था, और वो स्लो पिक्चर बनाई मैंने, उसमें गाने एक भी नहीं रखे मैंने। मेरे लिए गाने ज़रूरी नहीं थे, मुझे लगता था कि फिल्म और रियल होनी चाहिए, फिल्म और ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो ये सारी सोच थी मेरी, जो गलत सोच थी। और उसके बाद मुझे बहुत सारे गाने देखने पड़े जस्ट टू एनालाइज देम, जस्ट टू अंडरस्टैंड देम कि गाने कैसे शूट किए जाते हैं। फिर जब कुछ फिल्मों में मैंने चीफ एडी का काम किया, वहाँ पे जाके मैंने गाना कैसे शूट होता है वो सीखा, तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरह से गाने शूट होते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी रिसर्च करो। आप हिस्ट्री की रिसर्च करके आप ज्योग्राफी की फील्ड में जाना चाहते हो तो वो नहीं होगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी के कोर्सेज नहीं उठाओगे ना। तो सेम फंडा है, मतलब बिल्कुल सेम फंडा है। अगर आप सीरियस हो फिल्म मेकिंग को लेके और आप इसी फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि वर्ल्ड सिनेमा देखना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है, अगर सीरियस हो फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो, वैसे तो आप फ्री हो कहीं जॉब कर रहे हो और आप कोई भी सिनेमा देख सकते हो, पर अगर आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो देन वॉच इंडियन सिनेमा। इफ यू वांट टू गो इनटू बंगाली सिनेमा वॉच बंगाली फिल्म्स, इफ यू वांट टू गो इनटू तेलुगु सिनेमा वॉच तेलुगु फिल्म्स, इफ यू वांट टू गो इनटू मलयालम सिनेमा वॉच मलयालम फिल्म्स, इफ यू वांट टू गो इनटू हिंदी सिनेमा वॉच हिंदी फिल्म्स। आप हिंदी फिल्म्स को कम मत समझिए, हिंदी फिल्म्स बहुत अच्छी हैं। आप जस्ट बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी फिल्म्स में ऐसा होता है वैसा होता है, डजंट मीन इट्स बैड, इट्स गुड। जो इमोशंस हम लोग दिखाते हैं, जो कल्चर हम लोग दिखाते हैं, जो संस्कृति हम लोग दिखाते हैं, वो और कहीं नहीं दिखाई जा सकती है। हो सकता है हम आपके कौन बहुत लोगों को दुनिया भर में पसंद ना आए, क्योंकि उसमें जो संस्कार दिखाए गए हैं वो इंडियन संस्कार हैं, वैसा किसी घर में नहीं होता है। उस तरह की शादियां भी नहीं होती, इतनी लंबी शादियां भी नहीं होती हैं, इतनी ग्रैंड शादी यूएस में आप किसी को दिखाओगे लोग कहेंगे शादी हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है। समझने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड कंटेंट देखो। बाकी जो वर्ल्ड सिनेमा मैं भी कई बार मोटिवेट करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को देखने के लिए, वो इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारी जो मेंटेलिटी है ना वो वैसी है, वो हर्ड मेंटेलिटी, वो स्लेव मेंटेलिटी है। तो जब आप मुंबई जाते हो तो आपसे जो डायरेक्टर सवाल पूछते हैं वो वर्ल्ड सिनेमा को लेकर ही पूछते हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वो कितना व्यापक है, कितना बड़ा सोच है आपका, आपने कितना सिनेमा देखा हो, आप कितना सीरियस हो उसको लेके। और आप इंडियन सिनेमा को लेकर अगर आप बहुत सीरियस हो, अगर आपको वो सारी चीज़ें पता है तो वो और भी ज़्यादा इंस्पायर हो जाएगा आपसे कि आपको राज कपूर के बारे में पता है, आपको गुरुदत्त के बारे में पता है, आपको देवानंद के बारे में पता है, आपको दिलीप कुमार के बारे में पता है, आपको शोले का डीओपी कौन है उसके बारे में पता है, दीवार का डीओपी कौन है उसके बारे में पता है, इंडिया में कौन से अच्छे अच्छे डीओपीज हैं उनके बारे में पता है, कौन कौन से एड शूट्स होते हैं उनके बारे में पता है, कौन कौन से डायरेक्टर हैं उनके बारे में पता है, कौन कौन से इंडिया में बेस्ट एडिटर्स हैं उनके बारे में पता है। तो वो और भी ज़्यादा इंस्पायर होगा आपसे कि एटलीस्ट आप अपनी फील्ड में रिसर्च करके आए हो। बाकी बड़े बड़े नाम लेने को तो आप बड़े बड़े नाम याद कर लो, बड़ी बड़ी जो फेमस पिक्चर है, IMDb की टॉप 250 की लिस्ट है, एम्पायर मैगजीन की 500 की लिस्ट है, या AFI की 100 की लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट खत्म कर लो। तो आपको ये फायदा होगा कि आप उसके बारे में बोल बचन कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। बट रिसर्च नहीं करना है, आपको फिल्में बनानी है, आपको रिसर्चर बनना है। अगेन यहाँ पे भी एक चीज आती है कि आपको रिसर्चर बनना है कि आपको फिल्म मेकर बनना है। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया भर की फिल्में देखनी पड़े तब जाके आपको समझ में आए कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। फिल्म मेकर बनने के लिए आपको फिल्में बनानी है, क्रिटिक बनने के लिए आपको रिसर्च करनी है। अगर आपको बुक लिखनी है, थीसिस लिखनी है, तो आपको रिसर्च करनी है फिल्मों पे। पर फिल्म के वो डीप में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ऑडियंस को समझना है, आपको फिल्म एज एन आर्ट समझना है। आपके पास एक थॉट है, बेसिक फंडा क्या है फिल्म बनाने का, आपके पास एक बेसिक थॉट है, आपका एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपने उसको एग्जेगरेट किया अपने दिमाग में, अब आप उसको शोकेस करना चाहते हो, उस एक्सपीरियंस को, उस थिंकिंग को, उस थॉट प्रोसेस को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हो, दैट इज़ योर फिल्म। अब उसको बताने के ओवर द टाइम बहुत सारे मेथड्स डेवलप हुए हैं, जो लोगों ने ओवर द टाइम फिगर आउट किया है कि ये तरीके से पिक्चर दिखाने से लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आपकी स्टोरी देखने में। स्टोरी, सेम स्टोरी राजकुमार हिरानी बनाएगा और सेम स्टोरी कोई एक नया डायरेक्टर बनाएगा, और दोनों की स्टोरी में बहुत फर्क होगा क्योंकि दोनों के दिखाने का तरीका बहुत अलग होगा। राजकुमार हिरानी उसी को एंटरटेनिंग कर देगा डायलॉग्स के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, शायद नया डायरेक्टर उसको ना कर पाए या ना समझ पाए उस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि सेम स्टोरी अगर दो लोग बनाते हैं तो उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे। शहीद भगत सिंह के 5 वर्जन बने थे, मुझे याद है 2000 की शुरुआत में 5 वर्जन अलग थे, पर चला एक ही था, शहीद भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन था। वाई? बिकॉज इट वॉज अ फनी एज वेल एज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एज वेल। जो सनी देओल वाला वर्जन था जिसमें सनी देओल ने डायरेक्ट भी किया था और बॉबी देओल उसमें भगत सिंह बने थे, डेट वॉज सच, नहीं सनी देओल ने डायरेक्ट नहीं किया था, गुड्डू धनोआ ने डायरेक्ट किया था। सो
वो जो पिक्चर थी बहुत सीरियस थी, वो देखकर मतलब हर बात पे एक पंच आ रहा था, मतलब पिक्चर देख के बकवास लग रही थी। इवन सोनू सूद वाला वर्जन था वो भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। जो जो लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे आपने इंडिपेंडेंस लिए थे, फिक्शनल इंडिपेंडेंस लिए थे फैक्ट्स को मिला के, पर उसके बाद भी उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पेश किया था। एंड दैट इज द कोर आइडिया, दैट यू शो अ स्टोरी but make it interesting. Why? I don't know why most of the filmmakers insist on making a boring film and then wonder कि लोग उनकी पिक्चरें क्यों नहीं देखते हैं। क्यों बनानी है बोरिंग फिल्में? नहीं बनाओ बोरिंग फिल्में, एंटरटेनिंग पिक्चर बनाओ, अपना कॉन्सेप्ट उठाओ जो भी आपके कॉन्सेप्ट में, देन मेक इट फकिंग एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। और उसके लिए आपको जो करना पड़े करो, जो भी करना पड़े करो। तो जो मैंने बता रहा था कि ओवर द ईयर्स ये आर्ट जो है फिल्म मेकिंग की, स्टोरी टेलिंग की, डेवलप हो चुकी है और डेवलप इस लेवल पे हुई है कि उसे और इंटरेस्टिंग किया गया है। शेक्सपियर ने जो 3 एक्ट्स दिए थे, एरिस्टोटल ने उस टाइम पे अपनी जो बुक लिखी थी पोएटिक्स, उसमें 3 एक्ट्स का जिक्र किया है। तो 3 एक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 एक्ट्स बेसिकली शेक्सपियर के टाइम में इसलिए होते थे क्योंकि हर एक्ट के बाद एक इंटरवल होता था जिसमें लोग जाके रिलैक्स करते थे। तो इसके हिसाब से 3 एक्ट बनाए गए कि अच्छा पहले एक्ट में जब लोग इंट्रो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद लोग अपना थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सारे आर्टिस्ट वापस तैयार होंगे, वापस सेट लगाए चेंज किया जाएगा पर्दा डलने के बाद। फिर सेकंड एक्ट होगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर उसके बाद एक्टर्स अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम में जाएंगे और पीछे का बैकग्राउंड चेंज होगा, उसके लिए पर्दा बंद कर दिया जाता था। फिर थर्ड एक्ट होता था जो कि फाइनल होता था। तो इस बीच में ऑडियंस को भी रिलैक्स मिलता था, इनको भी तैयार होने का टाइम मिलता था, जिसकी वजह से 3 एक्ट डेवलप हो गए और वो क्योंकि वर्क करते थे तो वो आगे बढ़ते चले गए। और फिर हमने उसको फिल्मों में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, थिएटर में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, हर जगह इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड देन समझ में आया कि दिस मेथड वर्क्स, तो इसको हम लोग रखते हैं और इसको ही चलाते हैं। तो उस मेथड को एम्प्लॉय करिए, डायलॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाइए। हर डायलॉग को इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका होता है और मेरा ये तरीका है डायलॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने का, जो मैं किसी को बता रहा था कि वो ये है कि डायलॉग्स में ना विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करिए। कि जैसे कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, तो इसको कहने के 50,000 तरीके हैं, पर इसको आप इस तरह बोल सकते हो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा कि तुम चकन घिन्नी की तरह हिलते रहोगे और जमीन पे जाके गिर जाओगे। अब आपने जैसे ही बोला कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, देन इट डजंट गिव अ वेरी नाइस इमेजिनेशन। द मोमेंट यू से कि जब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो तुम चकर घिन्नी की तरह घूमोगे और जमीन पे गिर जाओगे, इट बिकम्स अ हिट डायलॉग। अभी जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में डायलॉग है कि वो क्या मूली के पराठे खा के आए हो, तो वो डायलॉग भी इसलिए हिट है बिकॉज यू कनेक्ट विद मूली के पराठे। ठीक है, छेदी सिंह बोलते हैं कि दबंग पिक्चर में कि मैं तुम्हें इतने छेद करूंगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा ये पादे कहाँ से और मूते कहाँ से। तो वो डायलॉग भी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ये भी बोल सकता था मैं तुम्हें इतनी गोली मारूंगा तुम मर जाओगे। ये एक पेल डायलॉग है, हालांकि मतलब दोनों का सेम निकल के आ रहा है, बट उसने क्या किया, उसको एक मेटाफर के थ्रू उसको और इंटरेस्टिंग कर दिया। तो दिस इज द मेथड दैट मोस्ट पीपल एम्प्लॉय, दे कनेक्ट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस विद समथिंग एल्स दैट पीपल कैन रिलेट टू। तो आपको एक मिडिल बैरियर ढूंढना है, तो मिडिल बैरियर जो आपका होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है, वो आपका होता है चक्कर गिन्नी की तरह घूम जाओगे, या फिर तुम इतना छेद करेंगे कि तुम ये समझ में नहीं आएगा कि हगे कहाँ से, हंसे कहाँ से और पादे कहाँ से, सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। सो ये जो चीज़ें हैं ये उस पर्टिकुलर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और वो चीज़ कभी कभी जब बहुत इलॉजिकल होती है तो आपको उसमें हंसी आती है, आप उस डायलॉग को याद रखते हो क्योंकि आप उसका जो इमेजिनेशन है, इमेजिन कर रहे होते हो ना, आपको फनी लगता है और आप मन के अंदर हंस रहे होते हो। तो दिस इज द आइडिया दैट यू मेक डायलॉग वेरी इंटरेस्टिंग, यू यूज मेटाफर्स दैट आर समटाइम्स इलॉजिकल टू मेक इट मोर फनी, यू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर डायलॉग विद समथिंग एल्स। तो ये एक तरीका है डायलॉग लिखने का जिसको मैं एम्प्लॉय करता हूँ और ये मोस्टली सक्सेसफुली होता है। और आप इसको इस्तेमाल करिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब ये तो मैंने बहुत लोगों को बताया है और बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ओवर द टाइम रिसर्च एंड फिगर आउट कि अच्छा इस तरह से डायलॉग लिखने पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। डायरेक्ट कुछ भी बताने से अच्छा है कि आप उसे घुमा के मेटाफर के थ्रू, एक इमेजिनेशन के थ्रू बताइए, और अगर उसमें इलॉजिकल इमेजिनेशन है तो और फनी हो जाएगा। सो वर्ल्ड सिनेमा इज नॉट द वे टू गो टू बिकम अ फिल्म मेकर। बहुत सारे फिल्म मेकर से गलती करते हैं और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे ऐसे लोगों से कोइंसिडेंटली बात कर रहा हूँ जो मुझे बार बार बताते हैं कि मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ सर, आई एम वेरी मच इंट्रीग्ड बाय वर्ल्ड सिनेमा, मेरे को वर्ल्ड सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। बट अगेन अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है तो आपको इंडियन सिनेमा ही देखना पड़ेगा, रिसर्च ऑन इंडियन सिनेमा, ट्राई टू फाइंड आउट वाई राज कपूर वॉज सच अ ग्रेट लीजेंड। अगर आपने 70s की अमिताभ की सारी पिक्चरें नहीं देखी हैं देन यू आर नॉट अ गुड फिल्म मेकर। आपको अमिताभ की पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्या कमाल का हैंडसम आदमी था, मतलब कहाँ से क्या भंगी टाइप का लगता था वो आनंद पिक्चर में, अजीब सा लग रहा था राजेश खन्ना के सामने। और कहाँ पे आप डॉन देखो कितना हैंडसम लग रहा है अमिताभ बच्चन। मतलब यू शुड एडमायर अमिताभ बच्चन, यू शुड एडमायर गोविंदा फ्रॉम 80s, यू शुड एडमायर मिथुन फ्रॉम 80s। आप जिहाले मस्ती मुकम में रंजिश वाले गुलामी वाले सॉन्ग में कितना कमाल का हैंडसम लग रहा है मतलब मिथुन चक्रवर्ती, क्या शॉट्स लिए जेपी दत्ता ने उस पिक्चर में। वॉच दैट फिल्म। बॉर्डर पिक्चर देख के अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते तो मतलब क्या है।
क्या है ज़िंदगी में। डीडीएलजे आप जितनी बार देखो आपको रोमांटिक फील होना चाहिए, शाहरुख खान अच्छा लगना चाहिए, आपको गूज़बम्स आने चाहिए। मतलब मेरे को डीडीएलजे बहुत अच्छी लगती है, मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है, मैंने शोले कितनी बार देखी है। मैं कभी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को गाली नहीं देता, मुझे अच्छी लगती हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, वो फिल्में जो चलती हैं। मैं हमेशा ये रिसर्च इस चीज़ पे करता हूँ कि वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो इतनी हिट हुई है। मैं एक बार तो सिर्फ इस पे रिसर्च कर रहा था कि आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की फिल्मों में ऐसा क्या है कि लोग रोने लगते हैं। जब मैं हॉल में पिक्चर देखने गया था कल हो ना हो, तो जब शाहरुख खान का लास्ट सीन आ रहा था बहुत लोग रो रहे थे। पर ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं जिसमें एक्टर एंड में मरता है पर लोग नहीं रोते हैं। तो मैं जानना चाहता था वो क्या चीज़ है, वो आलाप है जो पीछे लता मंगेशकर का आता है, विच मेक्स यू क्राई ओवर इट। इवन शाहरुख का ऋतिक का जो सीन है कभी खुशी कभी गम का, जिसमें वो हाथ मिलाते हैं, इट इज़ वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड। आई लव दैट सीन, आई लव कभी खुशी कभी गम। वाई? बिकॉज देयर आर सम सीन्स, बहुत ही सिंपल स्टोरी है जिसको बहुत ही इलेबोरेटली बताया गया, और उसमें जो सीन्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। शाहरुख खान का जो एंट्री सीन है, आई लव दैट सीन। मैंने वो कितनी हज़ार बार देखा होगा वो सीन, जिसमें वो बैग लटकाते हुए टेढ़ा मेढ़ा होते हुए अंदर घुसता है और ऐसे से करता है, और जया बच्चन आरती लेके खड़ी होती है वहाँ पे। आई लव दैट सीन, आई लव शाहरुख खान इन दैट फिल्म, आई लव ऑल दीज फिल्म जो ब्लॉकबस्टर रही हैं। इट डजेंट मैटर वॉट हु डायरेक्टर इज, अगर पिक्चर हिट है देन आई हैव टू फिगर आउट कि अच्छा वो पिक्चर हिट क्यों है। रब ने बना दी जोड़ी में, आप ये जानते हो कि शाहरुख खान कौन है, आप जब अनुष्का शर्मा को पता चलता है शाहरुख खान कौन है तो एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है, और वो कैमरा चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना शुरू होता है, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि वो चीज़ क्यों हुई थी, क्यों आप उसमें उस मोमेंट में इमोशनल हो जाते हो। क्या है आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा और करण जौहर के पास, या क्या है आदित्य चोपड़ा करण जौहर के पास जो उन्होंने यश चोपड़ा से सीखा है, जिसकी वजह से वो पिक्चरों को इतना इमोशनल बना देते हैं। क्या था यश चोपड़ा के अंदर कि वो इतनी कमाल की फिल्म बनाता था कि उसकी पिक्चर हिट जाती थी। क्या है राजमौली के अंदर और क्या है राजकुमार हिरानी के अंदर। राजमौली इलॉजिकल फिल्में बनाता है पर इतनी कमाल का एग्जीक्यूशन होता है कि वो फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, और अच्छी नहीं लगती आप मतलब भाव विभोर हो जाते हो उन पिक्चरों को बार बार देखते हो। बाहुबली मैंने हज़ारों बार देखी होगी, मैं अभी भी बोर नहीं होता उस पिक्चर से, इतनी कमाल की फिल्म है। मैं अक्सर बाहुबली के गाने लगा के देखना शुरू कर देता हूँ। शुरुआत में जो गाना है ना वो बलिदानो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन मैं पिक्चर नहीं देखूँ, मैं गाना देखता हूँ मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन बाहुबली 1 का जो गाना है जीव नदी, जो फिल्म के एंड में आता है, आई लव दैट सॉन्ग। उसका क्या कॉम्पोजिशन है उस गाने के। तो ये कमर्शियल है। कमर्शियल क्यों है? क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। कमर्शियल क्या है? लोग उसको पसंद करते हैं। सो वर्ल्ड सिनेमा आप कम देखिए, इंडियन सिनेमा को ज़्यादा अप्रिशिएट करिए, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ की ऑडियंस को क्या चाहिए। मार्केट रिसर्च के हिसाब से सोचो भाई, भूल जाओ फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग is about brand positioning, is about business, is about product placement, is about marketing। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज आप एक फिल्म बनाना चाहते हो, तो बेसिकली मैं फिल्म को कंपेयर करता हूँ कि आप मार्केट में एक दालमूट का पैकेट लॉन्च करना चाहते हो। ओके, सो दालमूट का पैकेट, अब आप देखोगे कि हमसे पहले कितनों ने दालमूट के पैकेट बनाए थे और कैसे कैसे बिके हैं। क्या पता आप जो दालमूट बनाना चाहते हो वो अच्छी तो बहुत हो पर लोगों को पसंद ही नहीं आती, लोग खाते ही नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको वो पसंद है इसका मतलब ये नहीं सबको पसंद आएगी। तो क्या पता आपको पता चले कि सबसे ज़्यादा सेल भुजिया की है, तो आप अपनी दालमूट 2 मिनट के लिए किनारे रखोगे, आप ये करोगे कि चलो मैं भुजिया बेचता हूँ ताकि मुझे पैसे मिले वहाँ से, तो आप भुजिया का बिजनेस करने लग जाओगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे वहाँ पे। फिर आप देखोगे कि हल्दीराम भुजिया की प्लेसमेंट कैसे करता है, मार्केटिंग कैसे करता है, क्या क्या करता है। फिर आप वो करना शुरू करोगे, तो आप मार्केटिंग करना शुरू करोगे, अपने फेमस करना शुरू करोगे अपने प्रोडक्ट को और उसको सेल करोगे। सेम गोज इन द फिल्म। इतना उसको, उस आर्ट को होली बताने की कोशिश मत करो। जैसे मैं आज अपने पापा से ही बात कर रहा था तो मैं यही बोल रहा था कि पापा जब मैं छोटा था तो मैं वो जब वर्ड्सवर्थ पढ़ता था या हेमिंगवे पढ़ता था या रैल्फ वाल्डो एमर्सन पढ़ता था या हेनरी डेविड थॉरो पढ़ता था, तो ये सब किताबें जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था यार यही लाइफ होनी चाहिए कि आप नदी किनारे बैठे हो और आप किताबें पढ़ रहे हो और नदी जा रही हो और आप पेपर पर लिख रहे हो। पर एक्चुअली आप नदी किनारे बैठोगे तो इतनी आवाज़ आती है, मच्छर काटते हैं कि आप कभी कुछ लिख ही नहीं पाओगे। सच्चाई तो ये है कि वो एक ऐसी दुनिया, एक परफेक्ट दुनिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे भी उस दुनिया का हिस्सा होना है। पर जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में आते हो तो दुनिया कुछ और होती है। मैं जो सोच लेके मुंबई गया था वो सोच गलत थी, वो किताबी सोच थी, वो किताबों से आई थी। मुझे लगता था कि ये जो आर्ट है, ये जो फिल्म मेकिंग आर्ट है, एज अ राइटिंग एज एन आर्ट है, ये बहुत ही होली है। इट्स एन एग्जैगरेटेड आर्ट, बहुत एग्जैगरेट किया हुआ है इसे। और सब लोग इंटरव्यूज में झूठ ही बोलते हैं कि मेरी किताब 1000 बार रिजेक्ट हुई, मेरी किताब 500 बार रिजेक्ट हुई, मेरी किताब ये हुआ, मेरा ये स्ट्रगल हुआ, वो स्ट्रगल हुआ। दे नो दैट यू आर लिसनिंग टू देम, दे आर ड्रामेटाइजिंग देयर आइडिया। और ये ड्रामेटाइजिंग देयर आइडिया जो है ये भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्टेप है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे ना तो यू विल ऑलवेज नो कि ह्यूमंस एग्जैगरेट एवरीथिंग। वी हैव अ मेमोरी रिलैप्स, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे हमारी एक पर्टिकुलर मेमोरी है, किसी चीज़ को हमने सोचा, उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें बीच में जो डिटेल्स है उसको भूल जाएंगे।
और उसके बाद हम उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। तभी कई बार ऐसा होता है कि आपका सेम इंस्टेंस पे आपकी मेमोरी कुछ और होती है, जब आप उसको कभी किसी से शेयर कर रहे हो तो जो उस टाइम पे आपके साथ था वो कहेगा नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ऐसा हुआ था। तो ओवर द टाइम हमारी जो मेमोरी है, जो सेल्स हैं, वो नई नई डिटेल्स ऐड करते रहते हैं आपकी ही मेमोरीज में। तो ये गलत होता है। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये भी अगर आप सिगमंड फ्रॉइड पढ़ोगे, एल्फ्रेड एडलर पढ़ोगे, या फिर कार्ल जंग पढ़ोगे, या फिर और भी वो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा। और मैंने एक ऐसा इंस्टेंस पढ़ा था जिसमें एक लड़की ने अपने बाप के ऊपर रेप केस लगा दिया था, और 2-3 साल तक वो केस चलता रहा, और बाप रोता रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बेटी प्यार करता हूँ, पर वो बेटी मानने को तैयार नहीं थी। 3 साल बाद जब साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए तो पता चला कि बेटी ने वो सिर्फ सपना देखा था। शी thought something and she thought it was real and it was happening to her. Her memory fooled her. उसने कुछ इंस्टेंसेस में अपनी इमेजिनेशन डाल दी और उसको उसने सत्य मान लिया। तो दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज, दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड थिंक्स। वी exaggerate everything. We also add details to our memories that are not even right, that are not true, that it didn't even happen with us, जो हमारे साथ हुआ भी नहीं है, मेमोरी में उन चीज़ों को डाल देते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसकी तैयारी करो। इट्स नॉट अबाउट फिल्म मेकिंग। आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो उसकी तैयारी करो, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो, आप न्यूटन जैसा बनना चाहते हो तो फिर उसकी तैयारी करो, आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो फिर उसकी तैयारी करो, आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हो आप उसकी तैयारी करो, आप मेटलर्जी में जाना चाहते हो तो आप उसकी तैयारी करो। अपने नॉलेज का जो दायरा है उसको संकीर्ण करो, उसको नैरो डाउन करो। सब कुछ जानने की कोशिश करोगे तो कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपका फोकस बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। अगर आपको अपना गोल पता है तो आपका जो मूवमेंट है वो हमेशा फोकस रहेगा कि अच्छा मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो ये मेरी एडवाइस थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर नहीं अच्छी लगी है तो भी बताइए, अच्छी लगी है तो भी बताइए, एंड डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई ब्लॉग। बाय बाय।